महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूँ। और आज जैसा कि हम लोग जिस महान सम्राट की जयंती मना रहे हैं, सम्राट अशोक महान, जिन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है, तो सम्राट अशोक महान को नमन करता हूँ, जिन्होंने सारे विश्व में एक अलग पहचान बनाई और भारत की एक अलग पहचान बनाई। कहा जाता है कि उस समय जो दुनिया का 33% GDP था वो भारत का था। मौर्य साम्राज्य के काल में दुनिया का 33% GDP भारत का था। तो आप समझ सकते हैं भारत उस समय कितना मजबूत रहा होगा। सम्राट अशोक महान को नमन करता हूँ। राष्ट्रपिता जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले, अगर आज हम लोग शिक्षित हैं तो उसमें जो फुले दंपति हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें मैं नमन करता हूँ, जिसकी वजह से अम्बेडकर बने। आगे अम्बेडकर साहब को मैं नमन करता हूँ, साहू जी महाराज को नमन करता हूँ। ऐसे ही बहुत से जो महापुरुष समाज में पैदा हुए उन सभी को नमन करता हूँ। और आज इस सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यह है कि सम्राट अशोक जो थे दुनिया के महानतम सम्राट थे। प्राचीन भारत की जिस संस्कृति की बात होती है, जिस भारत की बात होती है, जिस महान भारत की बात होती है, जिस अखंड भारत की बात होती है, जिस विश्वगुरु भारत की बात होती है, वो सम्राट अशोक ने बनाया। पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति का विस्तार है वो सम्राट अशोक के कारण है। कोरिया, चीन, जापान, जितने देशों में आप भारतीय संस्कृति का विस्तार देखते हैं, जिसका कुछ लोग ढोल भी पीटते हैं, लेकिन वो सम्राट अशोक की बात नहीं करते। तो वो जो भारतीय संस्कृति का विस्तार पूरी दुनिया में है, भारतीय भाषा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान का, जो तथागत बुद्ध के विचारों का जो विस्तार है पूरे विश्व में, वो सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट के कारण है। और भी बहुत से सम्राटों का उसमें योगदान है। सम्राट कनिष्क जो भी एक महान सम्राट थे, उनका भी बहुत योगदान है। तो प्राचीन भारत के अगर हम पूरे इतिहास को देखें तो एक गौरवान्वित इतिहास है, जिसमें शाक्य मुनि, तथागत गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश के सम्राटों ने भी, आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने उसका जीर्णोद्धार किया और उन्होंने उसे और बड़ा किया। तो प्राचीन भारत में अगर मैं 1200 ईस्वी तक देखूं, महावीर स्वामी, तथागत बुद्ध से लेकर, तो एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारत दिखता है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति दिखती है। और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो सम्राट अशोक महान का है और सम्राट कनिष्क का है। क्योंकि अगर आज दुनिया तथागत बुद्ध के विचारों को जानती है, बुद्ध को जानती है, भारत को जानती है, तो उसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सबको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उनका इतना बड़ा योगदान है। अब मैं आता हूं कि आज जैसा कि जो आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, आदरणीय तेजपाल मौर्य जी, आदरणीय तपन सिंह जी, आदरणीय रतनपाल सिंह जी, तो आप सब लोग समाज के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जागरूक होकर काम कर रहे हैं और आपके मन में एक समाज के लिए तड़प है कि नहीं, समाज का विकास होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास कोई रणनीति नहीं है। जब तक रणनीति नहीं है, विकास का कोई मतलब नहीं, आपके कह देने से नहीं होता। तो समाज को अगर मैं प्रमुखता देखता हूँ तो 3-4 चीजों पर टिका होता है। एक तो सामाजिक विकास होता है, दूसरा आर्थिक विकास होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत होती है सामाजिक से। आपकी सामाजिक स्थिति अभी क्या है, वहां से शुरू होता है। तो अभी आप लोग जो हमारा समाज है, जिसे हम हमारा समाज कहते हैं, जब तक हम उसके मुद्दों से नहीं जुड़ेंगे तब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लोगों को विधायक बनना है, लेकिन आपके लोग आपके साथ इकट्ठे ही नहीं होते, पार्टियों के साथ इकट्ठे होते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम सामाजिक रूप से उनसे जुड़े हुए ही नहीं है। आज हम सम्राट अशोक महान की तो बात करते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, तथागत बुद्ध की बात करते हैं और ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, लेकिन आज के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनकी बात नहीं करते। आज आपके समाज के क्या सामाजिक मुद्दे हैं? तो जहां तक मैं देखता हूं कि हमारा समाज जो है प्रमुखता बागवानी से जुड़ा हुआ है। बागवानी से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बागवानी के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप कुछ लोग शिक्षक बन गए, मुझे लगता है कि 1% लोग नौकरियों में होंगे, 99% लोगों के मुद्दे कहाँ हैं? तो सामाजिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बागवानी के जो मुद्दे हैं, सब्जी का सही भाव नहीं मिलता लोगों को, MSP हो सकता है, आलू प्याज, कम से कम आलू प्याज लहसुन का तो MSP हो ही सकता है। तो इन चीजों के जो किसान हैं उनकी MSP की बात होनी चाहिए। आलू प्याज का हमारे लोग बागवानी करते हैं, बाग भी लगाते हैं, तो कम से कम जो आम उगा रहा है या जो लकड़ी अपनी बेच रहा है उसका MSP हो सकता है, उसके मुद्दों पर बात होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो सामाजिक रूप से उसके मुद्दे नहीं उठेंगे, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। शिक्षा इन दोनों चीजों पर टिकी है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। कैसे पढ़ाएंगे? आज आप आकलन करवाइए, सरकार से कहिए, सरकार पे दबाव बनाइए
कि आपका आकलन करे कि आपके कितने बच्चे उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। मुझे लगता है 95% आपके समाज के बच्चे उच्च शिक्षा तक पहुंच ही नहीं रहे। तो विकास कहां से होगा? कहां से बुद्धिजीवी आएंगे? कहां से टीचर आएंगे? कहां से प्रोफेसर आएंगे? कहां से आएंगे जब आपके लोग वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं? वो आपको आर्थिक रूप से इतना तोड़ देंगे, आपकी जो व्यवसाय है उसमें आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आपके व्यवसाय को सरकारी सहायता ही नहीं मिलेगी। भैया आप देखते हैं पंजाब में, हरियाणा में जाट समुदाय इतना प्रबल है, क्यों है? क्योंकि वहां मंडी सिस्टम है। वो कहते हैं जाट लड़ाका है, कोई लड़ाका नहीं है। मंडी खत्म कर दो, आज रोड पे आ जाएंगे सब। बिहार की हालत ना हो जाए तो आप कहना। तो मंडी सिस्टम है, उन्होंने सरकार से संरक्षण प्राप्त कर लिया। 90% जो एमएसपी पे खरीद होती है वो पंजाब हरियाणा से होती है। तो जब वहां से खरीद होती है, उनकी जेब में पैसा जाता है, सरकारी पैसा। उन्होंने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा। पहले से वो मजबूत थे, आर्मी में थे, अंग्रेजों के सहयोगी रहे, तो वो एक प्लस पॉइंट तो था ही। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके जो किसान थे वहां के, उन्होंने वहां गेहूं, धान, गन्ना का एमएसपी लिया। आज इसलिए वो इतने मजबूत है। तो इन सब चीजों पे हमें आकलन करना पड़ेगा। हमारा समाज जो है वो अपने मुद्दे, या जो हमारा बुद्धिजीवी है वो उनके मुद्दे नहीं उठाता, वो सम्राट अशोक की जय करके चला जाता है। तो हमें अपने समाज के जो नीचे बैठा है, जब तक आप उसके मुद्दे नहीं उठाओगे वो आपके साथ क्यों आएगा? आपको मेरी चिंता नहीं है, मैं आपके साथ क्यों आऊंगा? मैं आपकी चिंता करूंगा तो आप मेरे साथ आओगे। तो आप राजनीति करना चाहते तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके मुद्दे उठाएं। वो आपके पास अपने मुद्दे लेके थोड़ी आएगा। जो नीचे पड़ा है उसे क्या पता? उसे तो राजनीति भी नहीं पता। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम सामाजिक रूप से उसे ऊपर उठाएं। इसमें हम ये कर सकते हैं, मंडियों में आज सब्जी मंडियां हैं, उनमें रिजर्वेशन मांग सकते हैं। जब उसका उत्पादन हम कर रहे हैं, तो सब्जी मंडियों में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? कृषि बाजार में आपकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। जब तक बाजार पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाजार पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा। आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, क्या पढ़ाओगे बच्चे को? क्या आप कार खरीदोगे? कैसे आप घर बनाओगे? भाई कैसे पढ़ा लोगे आप? जब तक आपका अर्थव्यवस्था मजबूत। तो सबसे बेसिक मुद्दा है कि जो लोग नौकरियों में आ गए वो पढ़ लिख गए, उनके बच्चे पढ़ गए, बाकी सबकी हालत वही है। हर गांव में मैं कहता हूँ, जिस गांव में 600 वोट है आपके समाज का, तो 1-2 लोग मजबूत हैं जिनके पास 60 बीघा 100 बीघा जमीन है। बाकी की हालत तो ऐसी है। वो 5 बीघा है, बेचारा तुरई उगा लेता है, शाम को बेच आता है औने पौने में, बच्चे की फीस भी नहीं दे पाता। तो कैसे पढ़ाएगा? तो हमें जो सामाजिक मुद्दे हमारे समाज के वो उठाने पड़ेंगे, तब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो उसे भी चेतना है कि मुझे पढ़ाना है। किसी को आपको बताना नहीं है। उसके पास पैसा होगा तो वो अपने आप पढ़ाएगा। पड़ोसी को देख के ही पढ़ाने लगते हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं कि हमें जो बेसिक मुद्दा है, फिर राजनीतिक चेतना अपने आप आ जाएगी। आपके पास आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो फिर कुछ नेता अगर ऐसी बातें करना शुरू करें तो बाकी नेताओं पे भी प्रेशर आएगा। कुछ लोग जो सामाजिक संगठन हैं, जो मौर्य महासभा, कुशवाहा महासभा के नाम से चल रहे हैं, उनके एजेंडे में ये मुद्दे हैं ही नहीं। किसी भी उत्तर प्रदेश, बिहार के पूरे देश की जितनी में शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, माली, काछी जितनी संगठन है, किसी के एजेंडे में जो आपका 99% लोग हैं उनके मुद्दे ही नहीं है। जब तक आप उस 99% के मुद्दे कवर नहीं करेंगे वो आपके साथ आएगा ही नहीं। आप मर जाओ चिल्लाते चिल्लाते, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक मैं आपके मुद्दे, आपका दुख दर्द नहीं सुनूंगा, आप मेरे साथ नहीं आओगे। आप तो एक मजबूत हैं तब भी। तो एक कमजोर व्यक्ति को तो सुबह रोटी खानी है, कल को क्या खाना है उसका इंतजाम करना है, वो बेचारा कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमें उसके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उसके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या अधिकार है, कौन सा अधिकार है, शिक्षा कहाँ मिल रही है, एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी चाहिए सरकार से कि कम से कम हमारे कुछ बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जाए, विदेश में कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। सबसे पहले तो हमारा आकलन किया जाए, स्टडी की जाए कि जो बागवानी से जुड़ी जातियां हैं उनकी स्थिति क्या है, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर SC/ST की हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? तो राजनीतिक रूप से फिर हम आ जाएंगे। तो हमें सबको चाहिए कि हम खुद तो मजबूत होने, लेकिन जो हमसे कमजोर लोग हैं, जो हमारी तरह के लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जो आपसे ऊपर बैठा है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। वो तो पहले ही सोचता है अरे ये साला मैं इससे अच्छा हूँ, ये मतलब कुछ लोग, एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले कहा कि मुराव विधायक बनेगा, तो वो उसके अंदर है। जो आपसे ऊपर बैठा है वो आपको क्यों पकड़ेगा? तो आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे हैं, आपके नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, लेकिन आपके जैसे हैं। तो आपको उन्हें पकड़ना चाहिए, उन समाजों को पकड़ना चाहिए, उनके मुद्दे उठाने चाहिए। वो राजनीतिक रूप से आपके साथ आएंगे और आपके साथ खड़े भी होंगे, आपकी बात भी करेंगे। बहुत से कमजोर समाज हैं आपके, जो मौर्य समाज है, कश्यप समाज है, अति पिछड़ा जितना भी है। अगर मैं यादव समाज को, कुर्मी समाज को छोड़ देता हूँ,
तो उनको छोड़ के जितने लोग हैं वो आपको राजनीतिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। दलित समाज जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मतलब लड़ाई थी उसकी वजह से उन्हें आरक्षण तो मिल गया, लेकिन आज भी वो बहुत मजबूत नहीं हुए हैं। उनके भी कुछ लोग पढ़ लिख गए, वही मजबूत हैं। ज्यादातर लोगों की वही स्थिति है। तो वो आपके सहयोगी हैं। आपका हिस्सा कौन खा रहा है तो आपको देखना चाहिए ना। आपका हिस्सा दलित नहीं खा रहा है। कई बार हमारे लोगों को बताया जाता है कि दलित हमारा हिस्सा खा गया, वो कम नंबर आगे चला गया, देखो तुम रह गए। तो आप समझ रहे हो कि जो लोग 73% पहले ही नौकरियों में है, प्लस 10% उन्होंने अपना रिजर्वेशन ले लिया, आप पहले ही ओवर रिप्रेजेंटेड हो, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात ही नहीं हो रही। और हमारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आती रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमें हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए कि भाई हमारा हिस्सा खा कौन रहा है, ये आप समझाओ ना अपने समाज को कि कौन सी वो लोग हैं, कौन सी वो जातियां जो हमारा हिस्सा खा रही हैं। हम कह रहे हैं वो अपना हिस्सा ले लें, हमें उनका हिस्सा नहीं चाहिए। आप अपना ले लो, आपकी जितनी जनसंख्या है, हमें हमारा दे दो। तो हम हिस्सेदारी के मुद्दे पर बात करेंगे तो हमारे लोग आएंगे साथ में, उन्हें भी लगेगा, उन्हें कुछ मिलेगा। आप मंडियों में हिस्सेदारी की बात करो, आप जो ब्लॉक स्तर पे मंडियां बनाने की बात करो, छोटे छोटे बाजार बनाने की बात करो, उस रिजर्वेशन की बात करो। जब बाजार में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो सामाजिक हो गया, राजनीतिक रूप से आपको सारे समाज जो है कमजोर समाज हैं, जो सब सम्राट अशोक के वंशज हैं। आप ही नहीं है सम्राट अशोक के वंशज, कुर्मी भी सम्राट अशोक का वंशज है ऐसे तो, और बाकी जो अति पिछड़ी जातियां सारे ही सम्राट अशोक की वंशज हैं। तो उन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई तुम भी बुद्ध के वंशज हो, हम भी, ये नहीं कि हम ही बुद्ध के वंशज हैं। तो सारे ही बुद्ध के वंशज हैं, एक दो वर्गों को छोड़ दूं तो सारे ही बुद्ध के वंशज हैं। तो उन सबको आपको बताना पड़ेगा कि हम सब एक ही हैं, हम सबकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी चुनौतियां एक जैसी हैं। तो जब हमारी चुनौतियां एक जैसी हैं तो कुछ जगह तुम लड़ो, कुछ जगह हम लड़ते हैं, मिल बांट के एक शासन करते हैं ना। आप सोचोगे आप शासन कर लो, कोई नहीं कर पाएगा भैया। आप कुछ लोगों ने कोशिश करी कि हम शासन करेंगे, इन्हें पीटेंगे, उन्हें हरा दिया, नहीं हरा दिया। तो आप सोचोगे मैं शासन कर लूंगा, लोग आपको भी हरा देंगे। आज से 10 साल पहले तो ये स्थिति थी कि अति पिछड़ी जातियां जागरूक ही नहीं थी। 2 जातियों को छोड़ के जितनी पिछड़ी जातियां कोई जागरूक ही नहीं था, तो कोई भी विधायक बन गया। हम कह रहे हैं अब बन के दिखा दें। एक समय था कि 70 जो दबंग समुदाय उनके विधायक बन गए, आज उनके 26 विधायक हैं, उनके 39 हैं। तो बाकी जागरूक हो गए। मौर्य समाज को बसपा के माध्यम से जागरूक हुआ, आप बसपा में काम कर चुके हैं, तो बसपा ने बहुत कुछ दिया आपके समाज को। बसपा की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बसपा ने जो हमें मजबूती दी। तो सामाजिक हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप से तभी मजबूत होंगे जब हम सबको लेके चलेंगे, अपने लोगों के मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि मुद्दों पे ही लोग इकट्ठे होंगे जी। तो आप अपने लोगों की मुद्दों की बात करें और सारे जो समाज है उन्हें लेके चले, उन्हें भी बुलाए ना कि सम्राट अशोक जयंती में एक जो राष्ट्र की बात थी, जो मतलब राष्ट्र बनाने की बात है, तो जिस राष्ट्र की बात होती है, जिस राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, वो बुद्ध और अशोक की तो चेतना है। क्या भारत का कल्पना संभव है बुद्ध और अशोक के बिना? प्राचीन भारत का आप इतिहास पढ़िए, पूरी माइथोलॉजी से भरा रहता है। अब उन लोगों को जो माइथोलॉजी को कल्पनाओं में डूबे हों, उन्हें समझाएंगे तो आप ही, लेकिन समझेंगे वो तभी जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, क्योंकि आप ज्यादा लोगों को नहीं समझा सकते। वो जब यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि वो यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे। उसके बाद वो नहीं भी जागते तो उनकी दिक्कत है, उन्हें पता तो चल जाएगा सच कि इतिहास में केवल बुद्ध और अशोक ही है, इतिहास में और कुछ नहीं है, बाकी सब बकवास है। तो हमें इन सब मुद्दों पे ध्यान रखना चाहिए। तो हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों मुद्दों पे लड़ें, सबको लेकर चलें, फिर हम धार्मिक रूप से जागरूक हो सकते हैं। धार्मिक रूप से ये किसी के फॉलोअर हो सकते हैं। वैसे भी भारत में धर्म की अवधारणा वैसी नहीं है जैसी आज बना दी गई है। सम्राट बिंबिसार खुद भगवान बुद्ध के भी शिष्य थे, भगवान महावीर के भी शिष्य थे। अब आप बताओ वो जैन थे, बौद्ध थे, क्या थे? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता दोनों। तो उस तरह की अवधारणा नहीं है भारत में धर्म की, जैसी बना दी गई है, ठप्पे लगा दिए गए। एक ही घर में 2, कोई बुद्ध का अनुयायी होता था, एक महावीर का होता था। तो उस तरह की धर्म की अवधारणा भारत में रही है, गुरु शिष्य परंपरा रही है। एक को लगा कि मुझे इससे ज्ञान मिल सकता है तो वो उसके साथ चला जाता था। तो उस तरह का भारत तब बनेगा जब लोग शिक्षित होंगे, वो खुद जानेंगे कि क्या अध्यात्म है, क्या भारत है, किस तरह का है। तो हमें लोगों को शिक्षा की ओर लाना है, शिक्षा की ओर लाना है तो अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। उसके लिए हमें समाज के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें उठाना है। तो जब वो मुद्दे उठेंगे, हिस्सेदारी की बात उठेगी। राजनीतिक हिस्सेदारी में आज देख रहे हैं आप, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बना दो। अब जो पहले हुआ कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए, उनका बेटा बन जाए, वो नहीं हो सकता। आप सोचो कि आपका कोई नेता है वो बन जाए, तो नहीं बनेगा। वो आपका समुदाय कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं कि सब आपको वोट दे देंगे।
उस समय जागरूक नहीं थे लोग, वो मैंने वही पहले बात कही, तो उन्होंने दे दिया। अब हर जाति जागरूक है, उसे अपना हिस्सा चाहिए। ये आप ना सोचे कि नहीं आपके साथ वो आ जाएगी, सब आपको वोट दे देंगे, आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, सबके मुद्दे लेके चलने पड़ेंगे, तब आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे। और आपका एक विधायक काफी होता है अगर वो दमदार है। आपके 100 विधायक बेकार होते हैं अगर उनमें दम ही नहीं है। तो जब तक आप मतलब डिसीजन मेकिंग कुर्सी पर नहीं है, आप हो या आपकी विचारधारा का व्यक्ति हो, तो जो हिस्सेदारी की बात करता हो, जब आप हिस्सेदारी की बात करने वाला डिसीजन मेकिंग पावर में है तो आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी। विधायक का क्या मतलब है? अब जो विपक्ष के विधायक हैं क्या है, एक सरकारी नौकरी मिल गई उन्हें 5 साल के लिए, इससे ज्यादा कोई मतलब है उनका? 5 साल के लिए सरकारी नौकर हो गए, विपक्ष में जो चले गए, पक्ष में भी जो चले गए जिनका कोई मतलब नहीं है वो सरकारी नौकर हो गए 5 साल के लिए। मेन जो मंत्री हैं, मेन जो मुख्यमंत्री है, 4-5 मिनिस्टर हैं, उनकी तो सारी पावर है, सारे डिसीजंस तो वो ले रहे हैं ना। फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, PWD मिनिस्टर हो गए, सारे डिसीजंस वो ले रहे हैं। तो हमें मतलब इन सब पे बात करनी पड़ेगी, अपनी हिस्सेदारी पे बात करनी पड़ेगी। जब आप हिस्सेदारी पे बात करेंगे, लोगों के मुद्दों पे बात करेंगे, तो आपके साथ जुड़ेंगे और आप जीतेंगे भी, आप सत्ता में भी आएंगे, आगे भी बढ़ेंगे और लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो समाज भी तभी आगे बढ़ेगा। सिर्फ हम किसी की जय कर दें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, आपने मुझे इतना सम्मान दिया और यहाँ पर बुलाया, और भविष्य में भी हम लोग इस तरह की गोष्ठियाँ करते रहेंगे। और एक बार पुनः मैं आप सबको सम्राट अशोक महान की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।